नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वैसे तो इन दिनों अगर कोई सुर्खियां बटोर रहा है तो वो राम मंदिर वाला मसला है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में जिस मसले ने विमर्श खड़ा कर रखा है वो डिलिमिटेशन है। और जो पूरा विपक्षी खेमा है वो इस बात को लेकर डरा हुआ है कि आखिर में अब की बार किसका नंबर लगने वाला है, चूंकि ये तय माना जा रहा है कि ये जो पूरी तैयारी चल रही है वो दरअसल उस 2/3 बहुमत की है जिससे पिछली बार भाजपा चूक गई थी। वो मानसून सत्र में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है और उसकी पूरी कवायद ये है कि किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन बिल को पास करा लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो पूरी नूरा कुश्ती है वो सिर्फ इसलिए है कि डिलिमिटेशन बिल पास करा लिया जाए, या फिर इसलिए है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो इनका अपना एजेंडा है उस एजेंडे के इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो है खड़ी कर दी जाए। क्या महज ये जो पूरी इस समय आप कहें कि पिछले कुछ दिनों से तोड़ फोड़ चल रही है, उस तोड़ फोड़ का क्रक्स बस इतना ही है? अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये मामला इस बात का नहीं है कि 2/3 बहुमत कैसे जुटाया जाए, बल्कि दरअसल कहानी इससे आगे की है, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजेय बनाने की पटकथा है। कैसे, इसी पर हम लोग बात करेंगे, चूंकि ये बात आप लोगों को एक बार ठिठकाएगी भी, लेकिन जब आप उस पूरी पिक्चर को देखेंगे तब ये समझेंगे कि दरअसल ये पूरा जो खेल है वो खेल 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें 824 सीटों का नहीं है। चूंकि जब पिछली बार विशेष सत्र बुलाया गया था इसी मसले को लेकर, जिसमें महिला रिजर्वेशन बिल था और साथ में डिलिमिटेशन वाला बिल, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री का जो अपना भाषण हुआ था उस भाषण में उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा था कि 2029 का जो चुनाव होगा वो चुनाव 543 सीटों पर ही होगा। ये जो डिलिमिटेशन वाला मसला आएगा वो अभी सारी सीटें नहीं तय हो जाएंगी, यानी जब 2029 का चुनाव 543 सीटों पर ही होना है तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो 2/3 बहुमत जुटाया जा रहा है इस बहुमत के पीछे की असली कहानी क्या है। भाई ये तो आप जो है 2029 के चुनाव के बाद भी पास करा सकते थे अगर 2029 में कुछ होना ही नहीं। और ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात सदन के पटल पर बोली है, विशेष सत्र में, ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। तब क्या कहानी चल रही है वो समझिए। दरअसल 2 स्टेट बड़े क्रूशियल हैं। वैसे तो 3 स्टेट हैं, लेकिन अभी हम बात 2 की करेंगे क्योंकि जहां सबसे बड़ी तोड़फोड़ हो रही है। तीसरा वाला भी है लेकिन वहां अभी सिर्फ चर्चा चल रही है, इसलिए अभी उधर नहीं जाएंगे। पहले हम लोग बात महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की करते हैं। दोनों ही स्टेट मिलाकर 88 लोकसभा सीटें देते हैं। 88 ये अपने आप में 88 से 90, 48 उधर है और संभवतः 42 सीटें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में है। यानी अब आप देखिए कि 90 लोकसभा सीट यहां से आती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप इन दोनों जगहों को जोड़ लें तो बीजेपी के हाथ बमुश्किल 30 से 32 सीटें लगी थी, यानी तकरीबन 58 सीटें उनके हाथ से बाहर थी। अभी जो हो रहा है और जिस तरह से तमाम जो भाजपा के सहयोगी हैं वो भाजपा के लिए बैटिंग करने में लगे हुए हैं, उससे इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी 2029 में कैसे अपने लिए एक कहा जाए कि न सिर्फ सीटें जुटाई जाए बल्कि समर्थन जुटाया जाए, उस लिहाज से काम हो रहा है। और ये जो काम है उससे इतना तो साफ हो रहा है कि 2029 और फिर उसके बाद के दिनों में नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्यों कह रहा हूं? अभी देखिए वहां तो टीएमसी खत्म। जब टीएमसी है ही नहीं है तो वहां कौन चुनाव लड़ रहा है? वहां जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। और देखिए कांग्रेस कभी भी जब तक राहुल गांधी की अगुवाई है भूल जाए कि वो बीजेपी से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि अगर
वाकई में कांग्रेस कुछ चाहती कि नहीं साहब हमको कुछ करना है, तो आप देखिए जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उन नतीजों का जब आप आकलन करेंगे तो पाएंगे कि जितना वोट इनको मिला है कांग्रेस और वाम दल को, अगर ये अपना इधर उधर ना भाग के टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो जाहिर तौर पर क्या होता, वहां पर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। लेकिन वहां सब लोग अलग अलग चुनाव लड़े, तो अलग अलग चुनाव लड़े तो अब स्थिति ये हो गई है कि वहां बीजेपी अगर लोकसभा के चुनाव जो 29 में होगा उसमें आप बीजेपी के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ, अभी अलग बात है कि कांग्रेस एक अलग स्ट्रेटेजी चल रही है कि हम पहले सब क्षेत्रीय छत्रपों को निपटा देंगे, फिर जो है बीजेपी से निपट लेंगे, तो खैर वो तो होने से रहा। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में। आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे खत्म, उधर शरद पवार के जो 5 सांसद हैं वो कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार के साथ जा रहे हैं, खूब चर्चा चल रही है। तो वहाँ एनसीपी और उद्धव ठाकरे तो रहे नहीं, शिवसेना और जो एनसीपी है वो अब अजीत पवार वाली हो गई है। तो कुल मिलाकर वहाँ भी अगर आप कहें विपक्ष के तौर पर कौन खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। और फिर आप पूरा इतिहास निकाल कर देख लीजिए 2014 से, यानी जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में हैं तब से अगर आप देखें तो कांग्रेस के बरक्स जो है वो बीजेपी हमेशा जीत रही है। किसी भी स्टेट का आप आंकड़ा और खाका निकाल कर देखिए तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो जो है अगर सब क्षेत्रीय दल निपट जाएंगे तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और वो जो है बड़े आराम से बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीत लेंगे। लेकिन आप एक तरह से कहें कि जो उनका सोचना है और जो आधार है उस आधार में वो सिर्फ एक वर्ग विशेष की पार्टी बन के रह जाएंगे, और ये बखूबी जो है वो भाजपा जानती है, क्योंकि राहुल गांधी जिस ढर्रे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स में होना तो यही है। तो इसलिए आप देखें कि चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे महाराष्ट्र, यहाँ अल्टीमेटली बीजेपी की ही सीटें बढ़ने जा रही हैं। यानी 90 लोकसभा सीटों में आप देखिए तो 2029 में कुछ नहीं तो 80 सीट से कम बीजेपी नहीं जीतेगी। और उसके बाद में आप चलाइए उत्तर प्रदेश, जहां इस बार वो 30-32 पे अटके रहे, वहां कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी जा रही है। तो खैर समाजवादी पार्टी जा रही है या नहीं जा रही है इसको लेकर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि जो ताना बाना बुना जा रहा है उस ताने बाने में बीजेपी का आंकड़ा जो है वो घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वो 2024 आप एक तरह से कहें कि वो बीजेपी की चूक थी, और ये कहा जा रहा है कि उस चूक के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस कवायद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमको 400 का आंकड़ा छू लेना है। तो वो 400 का आंकड़ा छूने के करीब है ही है, क्योंकि जिस तरह से सांसद भाग रहे हैं और भागकर तमाम राजनीतिक दलों में जो सत्ता पक्ष के हैं उसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। रोचक बात यह है कि बीजेपी किसी को अपने यहाँ शामिल नहीं करा रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे पश्चिम बंगाल वाले में देखिए टीएमसी में किसी को अपने यहाँ नहीं शामिल किया गया, जबकि उनके सांसदों का और विधायकों का ये था कि साहब हम बीजेपी के साथ चले जाएं। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या करती, चूंकि बीजेपी तो 2029 के लिहाज से जो है तमाम सारी चीज़ें देख रही है, या आप कहें कि 2029 और उसके बाद के दिनों में जो राजनीतिक आकार लेगी उस लिहाज से वो अपना गुड़ा भाग बिठा रही है। तो कमोबेश वही स्थिति जो अब यहाँ अगर आप बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर टूटती है जिसकी चर्चा है तो भैया आज टूटेंगी और 27 में ही चुनाव है, तो वो अपने यहाँ तो लेने से रहे, तो वो भी किसी गुट में ही जाएंगे। तो गुट में जाएंगे और उसके बाद में फिर जो है वो बता देंगे कि हम एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं तो वो ये कि अब कांग्रेस के अलावा कोई और दल बचा नहीं है जो न टूटे। अच्छा, कांग्रेस को भी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर जो है वो बीजेपी के लिए और जो बीजेपी की अपनी राजनीति है उस लिहाज से आप कहें कहाँ सही रहेगा, तो वो तो अब कोई मसला नहीं रहा और उधर से किसी को लेना नहीं रहा। तो अभी
जो पूरी तस्वीर निकल रही है उस तस्वीर में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के लिए, अगर राहुल गांधी ये सोचेंगे जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में वो हरा सकते हैं, तो आप ये कहें कि नामुमकिन है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।